बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपने अभी तक न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियर फिशन आपने पढ़ा था दो टाइप का, एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है और एक अनकंट्रोल्ड। हम अनकंट्रोल्ड की बात नहीं करते। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब में। हम बात करते हैं कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की। तो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन के दो मेन बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, यूज्ड हैं। इसकी एप्लीकेशन दो हैं। नंबर वन, fission reaction is used for production of electricity, and second is fission reaction is used for production of fuel, production of fissile material. तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं। इन दोनों मेन एडवांटेजेस को हम गेन कैसे करेंगे? इनको गेन करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में है, यानी रिएक्टर फिजिक्स है, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पढ़ेंगे और साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रिएक्टर है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर असल में ये एक ऐसा ऑपरेटर सेटअप है या ऐसा डिवाइस है जिसमें हम फिशन चेन रिएक्शन के जरिए, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिएक्टर में यहाँ हमने एनर्जी की बात की है, ऑल्दो वी आल्सो प्रोड्यूस enriched fuel, we also produce processed fuel, यानी जैसे प्लूटोनियम। हम रिएक्टर से प्लूटोनियम भी हासिल करते हैं और कर सकते हैं, और साथ साथ हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्टर्स का जो मेन यूज है वो ये दो हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो तमाम रिएक्टर्स में ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टर्स हैव सेम प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल जो है ये यही है कि इनके अंदर कंटिन्यूस फिशन प्रोसेस होता है। एटम जो है वो कंटिन्यूस फिशन प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी या हीट से हम स्टीम वाटर बॉयल करेंगे, यानी कि स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, और उस स्टीम को हम यूज करेंगे। जब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड गैस में जाएगा, तो जाहिर बात है प्रेशर इंक्रीज होगा। तो फिर उस हम इंक्रीज्ड प्रेशर से टरबाइन को ड्राइव करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर हम फ्यूल को प्रोसेस करेंगे। तो ये मेन इसका प्रिंसिपल यही है। अगर हम इसके पार्ट्स की या कंपोनेंट्स की बात करें तो ये रिएक्टर के मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स देखें तो 10 हैं, 10 पार्ट्स हैं। नंबर वन, कोर ये वो सेंट्रल पार्ट है जहां पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। तो उस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं कोर ऑफ द रिएक्टर। मॉडरेटर, सेकंड है मॉडरेटर ये वो रॉड्स या वो मटेरियल या वो केमिकल है जो अजाफी न्यूट्रॉन, जिनको हम सीज करना चाहते हैं, जिन न्यूट्रॉन को सीज करना चाहते हैं उनको, या उनको उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं, ताकि वो भाग के दूसरी मजीद फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस ना करें। तो वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडरेटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिएक्टर। कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर हम केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ हम ग्रेफाइट की रॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल रॉड भी मॉडरेटर ही है एक तरह का, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ रॉड होता है, सॉलिड मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोल द चेन रिएक्शन। फोर्थ है कूलिंग सिस्टम। जब हीट इतनी प्रोड्यूस होगी, उस हीट से टरबाइन चल गई, अब वो स्टीम की बहुत ज्यादा एनर्जी तो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी भी स्टीम के अंदर एनर्जी तो है। तो उस एनर्जी को कम करेंगे तो वो दोबारा पाइप्स के जरिए हम उसको कोर में लेकर जाएंगे और वहां दोबारा फिर उसको एनर्जी देंगे। तो उसको कूल करना जरूरी है, कंडेंस करना जरूरी है। तो वो सारा कूलिंग सिस्टम, जिससे वो स्टीम को हम कूल करते हैं, या हीट जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, इतनी हीट के कहीं ख़तरा ये हो जाए, अगर हीट को कूल ना किया जाए, अगर हम स्टीम को या दूसरी चीज़ों को कूल ना करें, तो फिर पूरा जो रिएक्टर है उसको नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसलिए हम ये कूलिंग सिस्टम वहाँ पर ज़रूर रखा जाता है। आउटर शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कि ये बाहर की आउटर सरफेस है। क्योंकि जब फिशन रिएक्शन होता है तो फिशन रिएक्शन के दौरान यूरेनियम आमतौर पर यूरेनियम 235 की जब स्प्लिटिंग होती है तो उसके नतीजे में अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। और ये आपको पता है ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स हैं जो रेडिएक्टिव होते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर हम इनको
शील्ड, अगर हम रिएक्टर के बाहर एक शील्ड ना लगाएं तो इनको रोका नहीं जा सकता, जिससे बाहर सराउंडिंग में जाकर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आउटर शील्ड एक बहुत मजबूत दीवार बनाई जाती है, आमतौर पर जो लेड की होती है, जिससे ये निकलती हुई जो रेडिएशन हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। 6 नंबर पे टरबाइन। टरबाइन मेन कंपोनेंट है। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी, प्रेशर से निकलेगी, तो स्टीम टरबाइन को रन करेगी और टरबाइन का कनेक्शन डायरेक्ट जनरेटर से है। तो टरबाइन ये वो पार्ट है जिनको ड्राइव किया जाता है स्टीम के जरिए, ताकि वो जनरेटर चला सकें। 7 है पंप या कंडेंसर। पंप ये तेजी से वाटर को एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कंडेंसर स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरेटर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, पावर जनरेटिंग डिवाइसेस हैं और ये टरबाइन के जरिए चलते हैं। जब टरबाइन चलेंगी तो उससे जनरेटर के अंदर जो कॉइल्स हैं वो कॉइल मूव करेंगी फील्ड के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। न्यूक्लियर फ्यूल इज आल्सो सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ द रिएक्टर। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल होगा तो ये सारा काम चलेगा। न्यूक्लियर फ्यूल वही यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि फसाइल मटेरियल है, फसाइल मटेरियल जो जिससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा। स्टीम जनरेटर जब वाटर पाइप में मौजूद है तो हम जब उसको हीट जब कोर सेंट्रल पार्ट यानी कि कोर से आएगी तो उससे फिर हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट को जनरेट करने के लिए जहाँ जो मैकेनिज्म लगा होता है उससे हम हीट स्टीम जनरेटर कहते हैं। तो ये सारे पार्ट थे। अगर आप स्टूडेंट आप रिएक्टर के प्रिंसिपल को और उसके मैकेनिज्म को, उसकी वर्किंग को समझना चाहें तो ये फिगर काफ़ी है। इससे आपको कंपोनेंट का भी पता चल जाएगा, कंपोनेंट का जो यूज़ है वो भी, साथ साथ प्रिंसिपल का भी पता चल जाएगा और रिएक्टर क्या है उसका भी पता चल जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कोर सेंट्रल पार्ट की। तो ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, ये सारा ये सेंट्रल पार्ट है, ये कोर है। और इसमें ये देखें रॉड, कंट्रोल्ड रॉड है, यहाँ पर रिएक्शन होगा और जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो इन रॉड से उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारा रिएक्टर वेसल है। इसके अंदर ये पंप है जो ये इसको गैस को, हीटिंग गैस, जब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन रिएक्शन होगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ये पूरे इन्वायरमेंट में जो गैस है वो हीट अप हो जाएगी और वो तेज़ी से पंप उसको सर्कुलेट करेगा इसके अंदर, और वही सर्कुलेट करती हुई गैस जब यहाँ से स्टीम जनरेटर से पास होगी तो इसके अंदर वाटर है और ये वाटर हीट अप होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा और यही स्टीम फिर यहाँ से मूव करती हुई जब यहाँ आएगी तो ये टरबाइन पर फॉल करेगी, जिससे टरबाइन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगी, रोटेट करना शुरू कर देंगी। तो टरबाइन के रोटेशन से ये जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जब ये स्टीम ने अपनी एनर्जी टरबाइन को दी और टरबाइन कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगी, तो ये टरबाइन स्टीम की सारी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करती, बल्कि कुछ को यूटिलाइज करके ये जनरेटर को रन करती हैं, लेकिन कुछ एनर्जी अभी बच जाती है। अब ये वो उस एनर्जी के साथ ये गैस यहाँ जमा होगी, इसको ले जाने के लिए ये पंप तो है, लेकिन ये पंप अगर हम कंडेंस कूलिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे तो ये पंप स्लोली जितना भी जोर लगाएगा बहुत कम गैस को, स्टीम को इधर लेकर जाएगा। तो हम यहाँ पर कूलिंग सिस्टम लगाते हैं ताकि ये यहाँ पर जो गैस है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए और तेजी से यही वाटर जो है पंप के जरिए ये स्टीम जनरेटर में चला जाए और वहां से फिर दोबारा हीटअप होकर ये स्टीम में कन्वर्ट हो और टरबाइन को चलाए। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट ये कोर मटेरियल जो है अंदर, उसी को एक और तरीके से दिखाया हुआ है। अगर हम देखें तो ये वही कोर सेंट्रल पार्ट है और इसमें ये कंट्रोल्ड रॉड है और यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये ग्रेफाइट मॉडरेटर हैं, कंट्रोल रॉड भी साथ हैं ये, और इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रेफाइट मॉडरेटर हैं और ये फ्यूल रॉड है, यानी ये रेड कलर की फ्यूल रॉड और ये ग्रेफाइट रॉड जिन्हें मॉडरेटर हम कहेंगे। फिर ये इसके अलावा ये प्रेशर वेसल है ताकि इसके अंदर प्रेशर से वो गैस प्रोड्यूस होगी और वो प्रेशर से मूव करेगी इस तरफ
और यहाँ से ये पंप उसको सर्कुलेट करवाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिससे ये जो गैस है वो यहाँ जो वाटर है उसको हीट अप करेंगे और वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, और ये स्टीम इस तरफ जाएगी टरबाइन की तरफ और वहाँ उसको सर्कुलेट करेगी, रोटेट करेगी, और जिससे जनरेटर चलेगा और वही स्टीम फिर कंडेंस होकर इस तरफ आएगी। तो ये सारा वही सिस्टम है। यहाँ पर जो इजाफी चीज़ें दिखाई दी सिर्फ ये फ्यूल रॉड दिखाई हुई हैं, जिस जहाँ न्यूक्लियर फिशन होता है और जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं। ग्रेफाइट रॉड उसको ग्रेफाइट मॉडरेटर कैप्चर कर देते हैं, ये रेडिएशन शील्ड है, ये बाहर शील्ड लगाई है ताकि रेडिएशन जो है वो बाहर ना जा सके। ये कंट्रोल रॉड हैं और ये चार्ज ट्यूब्स लगी हुई हैं। तो कंट्रोल रॉड जो हैं ये उस तरह ये न्यूट्रॉन को जब न्यूट्रॉन स्लो डाउन होते हैं तो वो यहाँ पर इनको ये रॉड जो है उनको मॉडरेट करती हैं, और साथ साथ जब चार्ज प्रोड्यूस होगा उनकी मूवमेंट से, जब अंदर जो मटेरियल है उनके अंदर अगर कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ये उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ये भी उसी रिएक्टर का दिखाया हुआ है। हम टाइप की, हमारा मेन जो टाइटल का जो ऑब्जेक्टिव था वो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर था। तो अगर हम टाइप की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर की दो मेन टाइप हैं, एक लाइट वाटर रिएक्टर LWR और एक हैवी वाटर रिएक्टर HWR। लाइट वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर। लाइट वाटर आपको पता है ये वो वाटर जो हाइड्रोजन के नॉर्मल आइसोटोप से प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल आइसोटोप प्रोटीन से, यानी H प्रोटीन जो उससे जो प्रोड्यूस वाटर होता है H2O, इसको हम कहते हैं लाइट वाटर। तो ये लाइट वाटर रिएक्टर में लाइट वाटर इस्तेमाल होता है, जबकि हैवी वाटर ये जो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है ड्यूटियम, उससे उसका अगर रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएं तो D2O बनता है, और D2O इज अ हैवी वाटर। तो ये हैवी, इसमें हैवी वाटर यूज होता है। तो अगर हम देखें तो ये दो मेन टाइप है रिएक्टर की, लाइट वाटर रिएक्टर और हैवी वाटर रिएक्टर। लाइट वाटर रिएक्टर को हम फिर फर्दर दो रिएक्टर में डिवाइड करते हैं, इससे दो टाइप के रिएक्टर बनते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, और एक फिर हैवी वाटर रिएक्टर। तो यहाँ तो टोटल 3 रिएक्टर दिखाए हुए हैं, 2 लाइट वाटर रिएक्टर हैं और एक हैवी वाटर रिएक्टर है। इनके पर्पस क्या है? लाइट वाटर रिएक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, दोनों टाइप के, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जबकि हैवी वाटर रिएक्टर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, साथ साथ प्लूटोनियम की प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी प्लूटोनियम फ्यूल जनरेट भी करते हैं, फ्यूल की प्रोडक्शन भी ये करते हैं। इनमें कूलेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट के तौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर में हम लाइट वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, इनके H2O, जबकि हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर ड्यूटियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर की अगर हम बात करें कि वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मॉडरेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल वाटर, जबकि हम हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर को यूज किया जाता है फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर मॉडरेटिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम फ्यूल की बात करें या उसके केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो फ्यूल यूरेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, दोनों किस्म के लाइट वाटर रिएक्टर्स में फ्यूल इस्तेमाल होता है यूरेनियम डाइऑक्साइड UO2, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन UO2 है। जबकि हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो सकता है या कोई भी रेडियोएक्टिव मेटल इस्तेमाल हो, यानी प्योर यूरेनियम 235 भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूल की इनरिचमेंट की बात करें, किस लेवल तक वो इनरिच्ड होना चाहिए, यानी फ्यूल जो है वो किस हद तक प्योर फजाइल होना चाहिए, फसाइल मटेरियल होना चाहिए। तो लाइट वाटर रिएक्टर में लो इनरिच्ड मटेरियल जो है वो भी चल सकता है, जबकि हैवी वाटर रिएक्टर जो है ये नेचुरल यूरेनियम जो हमें हासिल होती है जिनसे इनरिच बिल्कुल ना की जाए, उसमें से यूरेनियम 235 को 238 से अलग ना भी किया जाए तो वो इसमें चल सकती है, वो यूज की जा सकती है एज अ फ्यूल फॉर द रिएक्टर। अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा सा नीचे लास्ट जो है रोज में कॉलम कमेंट्स बताए हुए हैं कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो है इसमें स्टीम, वही स्टीम जनरेट होती है रिएक्टर के अंदर ही और उससे टरबाइन डायरेक्टली रन की जाती है, जबकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में स्ट्रीम जनरेट होती है अलहदा, बाहर अलहदा इस्तेमाल की जाती है, और फिर उससे रिएक्टर जो एनर्जी जो टरबाइन रन की जाती है उसका जो मैकेनिज्म है
सिस्टम वो अलग होता है। और ये हैवी वाटर रिएक्टर जो है इसको कनाडा में यूज़ किया गया, इसलिए से कैनडू, कैनेडियन ड्यूटियम यूरेनियम रिएक्टर ये कहलाता है। टाइप ऑफ रिएक्टर की फर्दर इसकी टाइप दो हम देखते हैं, ये दो और टाइप्स हैं, एक ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर और दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसमें गैस कूल्ड है, ये दो किस्म के हैं। ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर दो किस्म के हैं, गैस कूल्ड, वाटर कूल्ड। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो लिक्विड मेटल इसमें लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है ब्रीडर रिएक्टर की। यानी ब्रीडर रिएक्टर के जहाँ जो टाइप हम डिस्कस करेंगे है लाइट लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो 3 रिएक्टर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एक गैस कूल्ड, दूसरा वाटर कूल्ड, तीसरा लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये पहला है गैस कूल्ड ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर, दूसरा वाटर कूल्ड ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर, और तीसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इनका पर्पस जो है, जो मेन इनका पर्पस है, गैस कूल्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी और प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर कूल्ड भी प्लूटोनियम प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का पर्पस एक है, यानी दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज प्लूटोनियम प्रोडक्शन। कूलेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, तो गैस कूल्ड में गैस कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, हीलियम, जबकि वाटर कूल्ड में वाटर इस्तेमाल होता है, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर की टाइप देखें तो यानी न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर इसीलिए कहते हैं कि इसमें ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है दोनों में, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में रिक्वायर्ड नहीं होता कोई भी मॉडरेटर इसमें नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड ही होता है। फ्यूल अगर देखें तो यूरेनियम इस्तेमाल होता है फ्यूल, और ये यूरेनियम जो है यूरेनियम डाइकार्बाइड होता है की फॉर्म में होता है, UC2, यूरेनियम और कार्बन का कंपाउंड होता है। और अगर हम वाटर कूल्ड में देखें तो जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो यूरेनियम डाइऑक्साइड U2O UO2 इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर हम इसको मेटल इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह प्लूटोनियम, ये फ्यूल जो है प्लूटोनियम डाइऑक्साइड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में या यूरेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इनरिचमेंट की बात करें, इनरिचमेंट के लेवल की, तो स्लाइटली इनरिच्ड होता है गैस कूल्ड में जो फ्यूल है, स्लाइटली इनरिच्ड ही होगा वाटर कूल्ड में, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में वेरियस मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम और यूरेनियम, इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये कमेंट्स देखें तो ये गैस कूल्ड जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस में इस्तेमाल में आ रहा है, और ये सोवियत यूनियन में इस्तेमाल किया जाता था वाटर कूल्ड, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये इसको हम डिज़ाइन किया गया है मजीद फजाइल मटीरियल प्रोड्यूस करने के लिए। ये यूरेनियम फ्यूल साइकिल है, ये इंटरेस्टिंग साइकिल है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अगर आप लोग इस फिगर पर देखें तो ये सारा यूरेनियम माइन से लेकर, जब माइन से निकाली जाती है वहां से लेकर उसको फ्यूल रिएक्टर में यूज होने के बाद तक, यानी फाइनल जो वेस्टेज है उसके बनने तक जो यूरेनियम का सारा साइकिल है वो दिखाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये माइन से यूरेनियम लेकर आए, ये नेचुरल यूरेनियम है, और इसको हम यहाँ पर केमिकल प्रोसेस किया जाएगा, और यानी इसको इनरिच किया जाएगा, इसमें सेपरेट किया जाएगा यूरेनियम 235, 236 एंड 238 को। फिर 235 यूरेनियम जो है ये मोस्ट रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, जो कि मोस्ट सूटेबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रिएक्टर्स। इसको हम सेपरेट करते हैं, इनरिच्ड करते हैं, यहाँ पर इसकी फैब्रिकेशन की जाती है, यानी इनको बाकायदा लगाया जाता है, जिस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है उस तरीके से इसको सेट किया जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि वहाँ पर रिएक्शन करवाया जा सके। और फिर इन्हीं फैब्रिकेटेड मटेरियल को हम ले जाते हैं पावर रिएक्टर के अंदर, और वहाँ पर बिल्कुल इस तरह कोर में इसको फिशन रिएक्शन कराया जाता है, हीट प्रोड्यूस करके टर्बाइन चलाई जाती है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर सिटीज़ को या किसी कंट्री को सप्लाई की जाती है। इसके बाद बाकी जो मटीरियल रह जाता है
उसको रीप्रोसेस किया जाता है उस फ्यूल को, जो बाकी फ्यूल आफ्टर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोसेस फिशन रिएक्शन के बाद जो फ्यूल बच जाता है उसको रीप्रोसेस किया जाता है, और रीप्रोसेस के बाद उसमें कुछ तो वेस्ट, फाइनल वेस्टेज होता है जिसको डिस्पोज कर दिया जाता है, और कुछ जो है उसमें उसको रिसाइकल करके दोबारा फिर यूरेनियम उसी तरह बनाई जाती है और फिर इसी साइकिल से गुजारा जाता है और उसी में से प्लूटोनियम जो है वो पैदा होती है. So this is all about the type of nuclear reactor. Students, if you have any question, feel free to discuss with me. We can discuss these questions on different channel. Like you may discuss with me at the at my WhatsApp number. You ask question, or you send a question through my mail. Ask question, or we may discuss these questions. You may discuss these questions through call. Thank you for listening. Allah Hafiz.